हाँ तो दोस्तों यार इस वीडियो में हम एल्किन की एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम मेनली बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स एल्किन के और केमिकल रिएक्शंस जो है एल्किन की वो देखेंगे और इनकी हर एक लाइन भी कवर करेंगे एनसीईआरटी की। ठीक है, तो बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखो यार हम चलते हैं आगे, है ना। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं फटाफट से। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यार एल्किन में प्रिपरेशन मेथड्स, एल्किन के प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम एल्किन बनाएंगे किससे, फ्रॉम एल्काइन। ठीक है, एल्काइन जो है ना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, है ना, एल्काइन से एल्कीन बनाएंगे। देखो बहुत ही आसान है, होगा क्या, देखो एल्काइन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करा देंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और एल्कीन बन जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। लेकिन 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 यार ये रिएक्शन है इतनी आसानी से नहीं होगी, हमको यहाँ क्या कैटलिस्ट की जरूरत भी होगी। ठीक है, यहाँ हमको क्या कैटलिस्ट की भी जरूरत होगी। तो देखो दो तरह के कैटलिस्ट है ना, एक तो लींडर कैटलिस्ट। देखो लींडर कैटलिस्ट क्या होता है, प्लेटिनेटेड चारकोल होता है, प्लेटिनेटेड चारकोल होता है लींडर कैटलिस्ट, जो क्या करता है पार्शियल रिडक्शन करा देता है। ठीक है, तो देखो बहुत ध्यान से सुनना, अगर एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करानी है तो हमको कैटलिस्ट की जरूरत होगी और दो तरह के कैटलिस्ट है, एक तो लींडर कैटलिस्ट जिसे हम बोलते हैं प्लेटिनेटेड चारकोल और दूसरा कैटलिस्ट जो है वो है बिर्च कैटलिस्ट। नाम नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, है ना, इसे हम बिर्च कैटलिस्ट कहते हैं, है ना। ये क्या होता है, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। ठीक है, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया ये होता है बिर्च कैटलिस्ट। ठीक है, तो देखो दो तरह के कैटलिस्ट हो गए। अब देखो अगर एल्काइन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन गैस से कराएं, किसकी प्रेजेंस में, किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, लींडर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो एल्कीन तो बनेगा, लेकिन बनने वाला एल्कीन है वो सिस एल्कीन होगा। ठीक है, देखो एल्काइल ग्रुप है, एक ही तरफ है तो सिस एल्कीन है। और अगर हम एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करा दें, किसकी प्रेजेंस में, बिर्च कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, यानी Na प्लस लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो जो एल्कीन बनेगा वो ट्रांस एल्कीन बनेगा। कौन सा एल्कीन बनेगा, ट्रांस एल्कीन। ठीक है, इस तरह से पहला मेथड खत्म होता है। जरूर याद रखना, देखो एल्काइन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन गैस से कराएंगे, ठीक है, लेकिन हमको क्या कैटलिस्ट की जरूरत होगी। ठीक है, दो तरह के कैटलिस्ट है, एक लींडर कैटलिस्ट और एक बिर्च कैटलिस्ट। लींडर कैटलिस्ट क्या होता है, प्लेटिनेटेड चारकोल, और बिर्च कैटलिस्ट होता है Na प्लस लिक्विड अमोनिया। ठीक है, देखो बिर्च कैटलिस्ट से जो एल्कीन बनेगी, ठीक है, वो तो क्या होगी, ट्रांस एल्कीन। ठीक है, और लींडर कैटलिस्ट से जो एल्कीन बनेगी वो होगी सिस एल्कीन। ठीक है, जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर यार आप एनसीईआरटी भी पढ़ो तो यही लिखा हुआ है, देखो एल्काइन की रिएक्शन अगर, है ना, किससे कराते हैं हम, डाई हाइड्रोजन से, किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनेटेड चारकोल की प्रेजेंस में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लींडर कैटलिस्ट बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, सिस एल्कीन बन जाएगा। और अगर हम सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्काइन की हाइड्रोजन गैस से, तो क्या होगा, ट्रांस एल्कीन बनेगा। तो ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में भी। ठीक है, अब यार हम आगे चलते हैं, आगे हम अगली प्रिपरेशन मेथड देखने वाले हैं। ठीक है, अब यार हम एल्कीन बनाएंगे किससे, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। देखो जो एल्काइल हैलाइड है इससे हम एल्कीन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये एक एल्काइल हैलाइड है, देखो कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है साहब। ठीक है, एक और बात मैं बता देता हूँ, देखो अल्फा और बीटा कार्बन क्या होता है। ठीक है, देखो ये जो कार्बन है जिस पे कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो, जैसे यहाँ हैलोजन है तो इसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसके पास वाला कार्बन उसे हम बोलते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, तो देखो ये अल्फा हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो अल्फा क्यों, क्योंकि इसके से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है एक हैलोजन। ठीक है, और इसके पास वाला हो जाता है बीटा। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड है उसको हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, देखो यहाँ हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड है उसको हम हीट करेंगे एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, देखो जो अल्फा कार्बन है उससे निकलेगा हैलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। ठीक है, और क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से हमारी एल्कीन बन जाएगी। एक बार आप इस क्या देखो हुआ क्या, जो एल्काइल हैलाइड है इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो होगा क्या, अल्फा है उससे हैलोजन निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है,
और क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस तरह से एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, और देखो यहाँ इस रिएक्शन को हम एक और नाम बोलते हैं क्या, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ऐसा क्यों, देखो डी यानी निकलना है ना, हाइड्रोहैलोजिनेशन यानी देखो यहाँ अल्फा से हाइड्रोजन निकल रहा, सॉरी अल्फा से हैलोजन निकल रहा है, बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसलिए हम इसे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्यों, अल्फा से निकल गया क्या, हैलोजन, बीटा से निकल गया हाइड्रोजन, इसलिए हमने इसे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कह दिया। और एक और नाम है इसका बीटा एलिमिनेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ बीटा से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए हम इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब फटाफट से एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। देखो किया गया था, हमने एल्काइल हैलाइड है उसको हीट किया था एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो अल्फा से निकला हैलोजन, बीटा से निकला हाइड्रोजन और एल्कीन बन गया। और इस रिएक्शन को हमने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कह दिया और बीटा एलिमिनेशन भी कह दिया है, क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है इसलिए। अब देखो यार एक बार NCERT की भी रीडिंग मान लेते हैं, बहुत ही आसान है, वही लिखा हुआ है सब कुछ। देखो एल्काइल हैलाइड है ना, उसको हीटिंग देंगे किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक पोटास यानी KOH इन एल्कोहल। ठीक है, मतलब एल्कोहलिक KOH में, तो क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा किसका, एक तो देखो अल्फा से क्या निकलेगा, हैलोजन, बीटा से सॉरी हैलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। ठीक है, इस तो यार यही होगा, ये लिखा हुआ है एलिमिनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ हैलोजन, इसे हम बोल देंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्यों, क्योंकि देखो एक तो हाइड्रोजन निकल रहा है, एक हैलोजन निकल रहा है, तो इसे हमने बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, देखो ये एग्जांपल है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का। क्यों, क्योंकि दो बीटा से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन, तो वही लिखे सिंस हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेट फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम, इसलिए हमने इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो हम रेट की बात करें तो देखो जो आयोडीन होगा उसकी रेट सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर यार यहाँ आयोडीन हो तो रेट बहुत ज़्यादा होगी। क्यों, देखो यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और देखो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, तो आसानी से टूट जाएगा, यानी रेट भी ज़्यादा होगी। अगर देखो यहाँ ब्रोमीन हुआ तो थोड़ा मजबूत है, हाँ आयोडीन की तुलना में मजबूत है, तो थोड़ा क्या है, रेट कम होगी, क्योंकि इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर क्लोरीन है तो बहुत मजबूत बॉन्ड होता है कार्बन और क्लोरीन का, इसको तोड़ना और मुश्किल होगा, इसलिए देखो सबसे ज़्यादा रेट होती है आयोडीन के केस में, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन के केस में, तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, रेट है आयोडीन की सबसे ज़्यादा होगी, ब्रोमीन फिर क्लोरीन की। और फिर देखो एक और चीज़ लिखा हुआ है कि एल्काइल ग्रुप है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, तो सबसे ज़्यादा होगी रेट, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। ठीक है, देखो इसको भी समझते हैं। देखो ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी और ये टर्सरी हैलाइड। ठीक है, अब देखो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ना, इसमें रिएक्शन कराते हैं KOH से, तो क्या होगा, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। देखो यहाँ से एक ब्रोमीन निकलेगा, पास वाले से हाइड्रोजन निकलेगा और ये बन जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी का जो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, इसमें हम सेम रिएक्शन करते हैं, है ना। देखो अल्फा से ब्रोमीन निकाला, ठीक है, यानी हैलोजन निकाला, पास वाले बीटा से हाइड्रोजन निकाला और ये बन जाएगा। ठीक है, टर्सरी में भी सेम करते हैं, ये ब्रोमीन है ना, कोई भी पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दे और ये एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम टर्सरी एल्कीन में देखें तो देखो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, देखो जो एल्कीन है इसके पास वाले कार्बन से जुड़े इससे जुड़े हुए जो कार्बन है, ठीक है, जो एल्कीन जो है इससे जुड़े हुए जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 है। ठीक है, यहाँ देखो कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, 3 होंगे, देखो ये एल्कीन है और इससे जुड़े हुए कार्बन पे हाइड्रोजन है 3, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन होंगे ही नहीं, क्योंकि देखो यार ये एल्कीन है, इससे कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन 0 होंगे। और यार जहाँ जितने ज़्यादा, जिस एल्कीन में जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो उतनी ही स्टेबल होती है। ठीक है, तो देखो यार, तो टर्सरी, ठीक है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड से बनने वाली जो एल्कीन है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी रेट भी ज़्यादा होती है। सेकेंडरी फिर सबसे कम होती है प्राइमरी, क्योंकि देखो यार एल्कीन जो बन रही है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है इनकी तुलना में। ठीक है, तो यार देखो टर्सरी की सबसे ज़्यादा होती है, हाँ, टर्सरी एल्काइल हैलाइड की रेट, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। ठीक है, अब देखो हम आगे चलते हैं, अगली प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। अब हम एल्कीन बनाएंगे विसिनल डाइहैलाइड से। ठीक है, तो यार पहले समझते हैं विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है साहब। को विसिनल डाइहैलाइड का मतलब है कि दो पास पास वाले कार्बन पर अगर हैलोजन लगे हों,
ठीक है, कोई हैलोजन लगे हो तो ये होते हैं साहब विसिनल डाइहैलाइड। एक बार वापस क्या, दो पास पास वाले कार्बन पे अगर हैलोजन लगे हो तो ये होते हैं विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, जैसे यार यहाँ देखो कोई कार्बन है, कार्बन है, ठीक है, दोनों पे क्या, यहाँ भी ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है, तो ये हो गया विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो देखो विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन हम जिंक मेटल से कराते हैं तो होता क्या है, ठीक है, देखो हैलोजन है, ये ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है, तो ये दोनों निकलेंगे, ठीक है, ZnBr बना लेंगे और कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, देखो हुआ क्या, एक बार हम अलग से देखते हैं। कार्बन था, ये कार्बन है, यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ था, यहाँ भी ब्रोमीन लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी जिंक से साहब, ठीक है, जिंक मेटल से। तो हुआ क्या, ठीक है, यहाँ से ब्रोमीन निकला, यहाँ से ब्रोमीन निकला और ZnBr बन गया। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यानी एल्कीन बन गई इस तरह से। तो देखो यार यही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। डाई हैलाइड इन विच टू हैलोजन एटम आर अटैच्ड टू टू एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट यानी क्या होता है, पास पास वाले कार्बन पे अगर हैलोजन एटम लगे हो तो इसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। यही लिखा हुआ है इधर भी। और देखो जब विसिनल डाइहैलाइड को ट्रीट किया जाता है जिंक मेटल से तो क्या होगा, ठीक है, मैंने बताया था को यहाँ से एक हैलोजन निकलेगा, यहाँ से भी हैलोजन निकलेगा, ठीक है, ZnBr बना लेगा और इस तरह से हमारी एल्कीन बन जाएगी। तो यही लिखा हुआ है विसिनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटिंग विथ जिंक मेटल, तो क्या होगा, ZnX2 बन जाएगा और बना लेगा एल्कीन। और इस रिएक्शन को हम बोल रहे हैं डीहैलोजिनेशन, क्योंकि देखो यहाँ हैलोजन निकल रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं डीहैलोजिनेशन। ठीक है, तो देखो विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, जरूर याद रखना, दो एडजेसेंट यानी दो पास पास वाले कार्बन पे हैलोजन लगे हो तो ये होता है क्या, विसिनल डाइहैलाइड। दो एडजेसेंट कार्बन एटम पे अगर क्या हैलोजन लगे हो तो होता है विसिनल डाइहैलाइड। इसकी रिएक्शन हमने जिंक मेटल से कराई थी। ठीक है, यहाँ से हैलोजन निकला, यहाँ से भी निकला और ZnBr बना लिया और कार्बन कार्बन के बीच में आके डबल बॉन्ड, तो इस तरह से हमारी एल्कीन बन गई। तो यार ये खत्म होता है इस तरह से। अब यार हम अगले मेथड पे चलते हैं। ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल से हम बनाएंगे क्या, एल्कीन। तो क्या नाम है, फ्रॉम एल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, देखो एसिडिक डिहाइड्रेशन क्यों, देखो ये एक एल्कोहल है, अब इसको हम हीट देंगे किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4, कोई एसिड होगा है ना, उसकी प्रेजेंस में हम हीट करेंगे जब एल्कोहल को। तो देखो होगा क्या, देखो ये इसका अल्फा हो जाएगा। ठीक है, देखो OH है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा अल्फा कार्बन, इसके पास वाला हो जाएगा बीटा। ठीक है, तो देखो करना क्या है, अल्फा जो है उसे OH निकलेगा, बीटा से H निकलेगा, मतलब वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और एल्कीन बन जाएगी। देखो एक बार वापस क्या, देखो कोई अल्कोहल होगा, उसको हीट करेंगे हम किसकी प्रेजेंस में, कोई एसिड जैसे कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, देखो अल्फा से OH निकलेगा, बीटा से H निकलेगा, यानी वाटर बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक, तो देखो यार एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं, इनको छोड़ना, यहाँ से पढ़ो। देखो अल्कोहल आर हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया गया, हीट किया गया, तो क्या हुआ, फॉर्म एल्कीन। ठीक है, एल्कीन बन गया। हुआ क्या, वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, तो हुआ क्या, द एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, सिंस ए वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेट फ्रॉम द अल्कोहल मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड। तो इस रिएक्शन को हमने बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, क्यों, देखो यार यहाँ वाटर बाहर हुआ है ना, तो डिहाइड्रेशन और किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो इसने इस रिएक्शन को हमने बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से निकला है वाटर भी। ठीक है, और देखो ये भी लिखा हुआ है, ये जो रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल है। क्यों, देखो यहाँ भी क्या है, बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, तो यार यही है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन भी देख ली हमने। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो देखें तो यार यहाँ कुछ ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब आगे चलते हैं यार। आगे हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की हम बात करने वाले हैं, यानी जो एल्कीन है इसकी रिएक्शंस हम देखेंगे। ठीक है, तो पहली रिएक्शन की बात करें तो उसका नाम है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। ठीक है, देखो होगा क्या यहाँ, देखो जो एल्कीन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराएंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट, निकेल पीटी या पीडी, है ना, निकेल प्लेटिनियम या पैलेडियम की प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोजन से एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, बहुत ही आसान। देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा और इस तरह से एल्कीन बन जाएगा इससे। ठीक है, तो एक बार वापस देखो,
एल्कीन है, इसकी रिएक्शन करवानी हाइड्रोजन से, किसकी प्रेजेंस में, NiPT या PD की प्रेजेंस में। हुआ क्या, बॉन्ड ब्रेक होगा और एक यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और बन जाएगा क्या, एल्केन। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है यहाँ भी, एल्केन एड अप 1 molecule of dihydrogen gas in the presence of finely divided nickel, palladium और platinum to form alkane। ठीक है, एल्केन बन जाएगा फिर इससे। अब यार हम आगे चलते हैं, आगे यार हम जो एल्कीन की अगली रिएक्शन देखने वाले हैं, किससे, हैलोजन से। ठीक है, अब अगली रिएक्शन का नाम है एडिशन ऑफ हैलोजन। इसमें क्या होगा, देखो जो एल्कीन है, एल्कीन जो है इसकी रिएक्शन हम कराएंगे हैलोजन से, या तो Br2 से या Cl2 से, यानी या तो ब्रोमीन गैस से करा देंगे, क्लोरीन गैस से कराएंगे। ठीक है, होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा। एक ब्रोमीन, जैसे ब्रोमीन गैस से कराएं तो एक ब्रोमीन यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, और इस तरह से यार ये बन जाएगा विसिनल डाइहैलाइड। देखो विसिनल डाइहैलाइड क्यों, देखो अगर दो पास पास वाले कार्बन पे हैलोजन लगाओ तो इसे हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं, तो ये इस तरह से बन जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है क्या याद रखनी है, ये रिएक्शन होती है CCl4 की प्रेजेंस में, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। जरूर याद रखना। एक बार वापस देखो हमने क्या किया, एल्केन जो है उसकी रिएक्शन किसी डाइहैलाइड से करा दी, या तो Cl2 से करा दी या Br2 से करा दी। ठीक है, हुआ क्या, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वो बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ब्रोमीन यहाँ लग गया, एक ब्रोमीन यहाँ लग गया, है ना, किसकी प्रेजेंस में हो रही, CCl4 की प्रेजेंस में। तो इस तरह से यार ये बन गया विसिनल डाइहैलाइड। यहाँ भी हम देखें तो यही होगा, बॉन्ड ब्रेक करना, एक क्लोरीन यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बार NCERT की भी रीडिंग मान लेते हैं। देखो वही लिखा हुआ है जो पढ़ा था यार, देखो हैलोजन लाइक ब्रोमीन एंड क्लोरीन है, जिसे एल्कीन के साथ ऐड किया जाता है, ये क्या बना लेते हैं, विसिनल डाइहैलाइड बना लेते हैं, और I2 है वो इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखो जो लिखा हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यार इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझते हैं, फिर इसे पढ़ेंगे। देखो यार जो ब्रोमीन गैस है उसका कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर, उसका कलर क्या होता है, रेडिश ऑरेंज कलर। लेकिन जैसे ये रिएक्शन होती है इसका कलर क्या है, डिसअपियर हो जाता है ना। तो यार इसको हम इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं किसके लिए, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन के लिए। यानी देखो अनसेचुरेशन क्या होता है, मतलब अनसेचुरेटेड कार्बन क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इन्हें बोलते हैं अनसेचुरेटेड कार्बन। ठीक है, अब देखो यार हमको पता नहीं यार ये कंपाउंड अनसेचुरेटेड है सेचुरेटेड है, तो यार क्या है, इस कंपाउंड की अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दी जाती है, ठीक है, ब्रोमीन गैस के साथ, और इस कलर इस जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का कलर है वो डिसअपियर हो गया, इसका मतलब क्या है, इस कंपाउंड ने उसके साथ रिएक्शन कर ली, यानी वो या वो क्या है, अनसेचुरेटेड कार्बन है। ठीक है, तभी तो इसने रिएक्शन कर ली। ठीक है, एक बार वापस देखो, जो ब्रोमीन गैस है उसका कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर, लेकिन जैसे इसे ये रिएक्शन देता है इसका कलर क्या है, डिसअपियर हो जाता है। अब देखो एक कंपाउंड है ना, उसको हमको ये पता करना है यार वो सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, या अनसेचुरेटेड यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब देखो यार एक बार NCERT की रीडिंग भी हम मान लेते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो जो पढ़ा वही लिखा हुआ है, हैलोजन लाइक ब्रोमीन एंड क्लोरीन एड अप टू द एल्कीन, और उससे बन जाएगा विसिनल डाइहैलाइड, और I2 जो है उस रिएक्शन को नहीं देंगे। ठीक है, अब देखो आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ठीक है यार, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा समझते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर इस पे आएंगे। ठीक है, देखो यार जो ब्रोमीन गैस है उसका कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर, लेकिन जैसे ये रिएक्शन देता है ना, क्या होता है, कलर है डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, यानी यार इससे ये पता चल जाता है कि जो कंपाउंड है वो क्या है, अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड यानी अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड कार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं हम सेचुरेटेड कार्बन। ठीक है, देखो जब एल्काइन हम पढ़ेंगे है ना, तो भी ये रिएक्शन को देखेंगे। ठीक है, अभी एल्कीन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो भी यहाँ देखा, वहाँ भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो अनसेचुरेटेड कार्बन है, यानी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों ये रिएक्शन देते हैं। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन के लिए, यानी अनसेचुरेटेड कंपाउंड का पता करने के लिए। जैसे अगर मान लो एक कंपाउंड है, हमको पता नहीं है यार ये कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, तो ब्रोमीन ये रिएक्शन करवा देंगे सेम टू सेम। अगर ये रिएक्शन एक कंपाउंड दे देता है तो कलर डिसअपियर हो जाएगा, और अगर कलर डिसअपियर नहीं होता है तो इसका मतलब कंपाउंड क्या है, सेचुरेटेड।
ठीक है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, यहाँ भी यही लिखा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम। रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ द ब्रोमीन सॉल्यूशन इन द कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डिस्चार्ज व्हेन ब्रोमीन एड अप टू एन अनसैचुरेशन साइड। दिस रिएक्शन यूज फॉर द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को हम देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, देखो ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हमने HBr से करा दी, तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H+ बनाएगा और Br- बनाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, Br यहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी देखो सेम है, बॉन्ड ब्रेक होगा, H यहाँ जाएगा, Br यहाँ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लगा दो यार, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Br यहाँ लगा दे, H यहाँ लगा दे, तो भी बात वही है। लेकिन 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 यहाँ देखो यार, ठीक है, देखो ये बॉन्ड ब्रेक करें, H+ और Br- बनेगा। अगर Br यहाँ लगा दें तो प्रोडक्ट ये बनेगा, और अगर Br यहाँ लगा दे तो प्रोडक्ट ये बनेगा। लेकिन दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। तो यार हमको देखना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, हमको क्या देखना है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। एक बार देखो वापस शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड देख रहे हैं, होगा क्या यार, बॉन्ड ब्रेक होगा H+ और Br- में। ठीक है, Br है यहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखो सेम ही है, बॉन्ड ब्रेक करो, H एक तरफ जोड़ दो, Br एक तरफ जोड़ दो। ठीक है, तो देखो यहाँ इधर तो क्या है, सेम प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन यहाँ दिक्कत है, यहाँ अगर बॉन्ड ब्रेक करें, यहाँ Br जोड़ दें तो प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ Br जोड़ दें तो प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, तो यार मेजर कौन सा बनेगा, तो देखो यार एक रूल आता है मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, पहले मैं समझा देता हूँ फिर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि जो रिएजेंट है ना, या रिएजेंट जो है उसका नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, एक बार वापिस देखो, मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि जो रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, यहां हम देखें, ठीक है, देखो ये यहाँ 2 आएंगे, है ना, तो देखो यहाँ हाइड्रोजन कहाँ कम है, इस वाले कार्बन पे एक ही है, यहाँ क्या है 2 है। तो देखो रिएजेंट क्या है HBr। ठीक है, नेगेटिव पार्ट क्या है इसका, Br- नेगेटिव पार्ट है, तो ये नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां क्या है हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ आके जुड़ जाएगा और यही मेजर बनेगा। ठीक है, देखो हम रिएक्टिविटी की बात करें तो देखो HI की ज्यादा होती है, HBr की उससे कम, और HCl की उससे भी कम। देखो वही लॉजिक कि देखो यार बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो देखो यहाँ बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ये थोड़ा मजबूत बॉन्ड होता है, थोड़ा दिक्कत होगी, यहाँ तो बहुत दिक्कत होगी इसलिए। ठीक है, तो यार जो बताया वही बात कर रखे हैं यहाँ सब। ठीक है, अब देखो मार्कोनिकोव रूल भी लिखा हुआ है यहाँ, देखो मार्कोनिकोव रूल क्या है, द रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंटम या एजेंट या फिर एडिंग मॉलिक्यूल गेटिंग अटैच्ड टू द कार्बन एटम विच possess least नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बोल रहे हैं यार जो रिएजेंट या एडेंटम है उसका नेगेटिव पार्ट वहां जाके अटैच होगा जहां कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो हम यहाँ देखें, ठीक है, ये देख चुके हैं वैसे तो, H+ और Br- में टूट जाएगा ये एडेंटम या एजेंट। अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अब ये कहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो ये बीच वाले पे जुड़ जाएगा और यही मेजर बनेगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब क्या करते हैं, ये एक बार इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो जो HBr है ये बॉन्ड ब्रेक होगा H+ और Br- में। अब देखो जो H+ है वो इस एल्किन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो देखो होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, बॉन्ड टूट जाएगा। अब देखो अगर H+ यहाँ जाके जुड़ा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, और अगर H+ यहाँ जाके जुड़ा तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, देखो एक बार वापस देखो, जो H+ है अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, और ये यहाँ जाके जुड़ा तो देखो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये यहाँ जाके जुड़ा तो ये प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब देखो एक तो बन गया, देखो यहाँ कार्बोकेटाइन बना दोनों में ही। अब देखो ये तो बना प्राइमरी कार्बोकेटाइन और ये बना सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब देखो जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्यों, देखो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन हम काउंट करें तो देखो ये कार्बोकेटाइन है, इससे जुड़े हुए 2 कार्बन है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 3, यहाँ भी 3, तो अल्फा हाइड्रोजन कुल मिला के हो गए 6। यहाँ हम देखें अल्फा हाइड्रोजन, तो देखो ये कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ कार्बन एक ही है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो अल्फा हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ 6 हो गए, तो देखो 6 है तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ठीक है, तो देखो जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है।
ठीक है। अब देखो होगा क्या, इस पे जो Br माइनस है, ठीक है, Br माइनस अटैक करेगा। अब देखो ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी रेट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, यहाँ कम होगा, है ना, इसका ये क्या, देखो ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है तो Br माइनस है, इस पे अटैक करेगा तो इसकी रेट भी ज्यादा होगी, जबकि ये क्या है, कम स्टेबल है तो यहाँ रेट भी कम होगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकेटाइन, देयरफॉर द फॉर्मल प्रीडोमिनेंट बिकॉज इट इज फॉर्म एट ए फास्टर रेट, ठीक है। तो देखो यार Br माइनस है, इस पर अटैक करेगा और यहाँ जाके जुड़ जाएगा और मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है। देखो प्रोडक्ट तो ये भी बनेगा लेकिन माइनर बनेगा, ठीक है, यहाँ भी Br माइनस जुड़ेगा, है ना, प्रोडक्ट तो ये भी बनेगा लेकिन माइनर बनेगा, मेजर प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, इस पर Br माइनस अटैक करेगा और मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है। अब यार हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी मार्कोनिकोव एडिशन या परोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्या हम बात करने जा रहे हैं अब एंटी मार्कोनिकोव एडिशन या परोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट की, ठीक है। तो देखो यार इसको समझते हैं पहले, ठीक है। देखो पहली बात, एंटी मार्कोनिकोव रूल यानी मार्कोनिकोव का उल्टा होगा यहाँ, ठीक है। देखो आपको देखने को क्या मिलेगा, एक एल्कीन देखने को मिलेगी, HBr देखने को मिलेगा और क्या होगा, परोक्साइड, ये तीन चीज देखने को मिलेगी। क्या देखो, एल्कीन होगी, HBr होगा और परोक्साइड R O O R, है ना, परोक्साइड देखने को मिलेगा। और होगा क्या, एंटी मार्कोनिकोव यानी मार्कोनिकोव का उल्टा हो जाएगा। देखो H और Br माइनस में टूटेगा। देखो मार्कोनिकोव रूल कहता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या है ज्यादा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। मार्कोनिकोव का उल्टा हो जाएगा यार। एक बार वापस, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो हम बात कर रहे हैं एंटी मार्कोनिकोव एडिशन परोक्साइड इफेक्ट है खराश इफेक्ट के, ठीक है। देखो एल्कीन होगा, HBr होगा और परोक्साइड होगा, ठीक है, इसलिए परोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं इसे। होगा क्या, मार्कोनिकोव का उल्टा हो जाएगा। देखो जो रिएजेंट है ना, इसका नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब यहां जाके जुड़ जाएगा, लेकिन जुड़ना कहाँ चाहिए था, जहां हाइड्रोजन कम है, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा ये। अब देखो इसका मैकेनिज्म देखते हैं यार, ऐसा क्यों होता है, ऊपर ऊपर से याद रखना ये होता ही है इसमें, ठीक है। और देखो यहाँ HBr ही होना जरूरी है, HCl या HI हुआ तो भी ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। HBr और परोक्साइड यही होंगे तभी ये रिएक्शन होगी, ठीक है। मान लो HCl हुआ और परोक्साइड हुआ तो ये रिएक्शन नहीं होगी, या HI हुआ और परोक्साइड हुआ तो भी ये रिएक्शन नहीं होगी, जरूर याद रखना, ठीक है। तो अब देखो यार NCERT में भी देखें तो सेम टू सेम लिखा हुआ है। देखो एल्कीन है, HBr और फ्री रेडिकल है यानी ROOR है, ठीक है। देखो ये भी परोक्साइड, ये देखो कैसे C6H5C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के बीच में फिर बॉन्ड, फिर देखो ये भी सेम ही है, ठीक है। तो देखो ये भी परोक्साइड ही है, ठीक है। तो देखो एल्कीन है, HBr है और परोक्साइड है, ठीक है। होगा क्या, एंटी मार्कोनिकोव में क्या होगा, मार्कोनिकोव का उल्टा, यानी जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां जाके जुड़ जाएगा, उस वाले कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यार ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म देखने वाले हैं हम, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले वाले रिएक्शन में क्या होता है, जो परोक्साइड है इसके बीच में जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, ठीक है, वो ब्रेक होगा। तो देखो पहले स्टेप में क्या होगा, देखो परोक्साइड इसके बीच के ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ देखो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो होमोलाइसिस से हो रहा है, यानी देखो होमोलाइसिस का मतलब देखो ऑक्सीजन है, इसके बीच में बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉन्ड में। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन है, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के पास चल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास चल जाएगा, यानी 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे यहाँ, ठीक है, 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, बॉन्ड ब्रेक होमोलाइसिस से हो रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर चल गया, एक यहाँ चल गया, तो 2 फ्री रेडिकल बन गए, ठीक है। तो देखो यार बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक वाला मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर चल गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चल गया, यानी फ्री रेडिकल बन गए, ठीक है। और ये देखो रिएक्शन है वो भी फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो फिर क्या होगा, ये CO2 बाहर निकल जाएगा, C6H5 फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। देखो जो HBr का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, देखो HBr का जो बॉन्ड टूटेगा वो भी क्या है, होमोलाइसिस से टूटेगा, वो भी क्या, होमोलाइसिस से टूटेगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा, ठीक है। अब देखो जो H फ्री रेडिकल बना है और Br फ्री रेडिकल बना है, तो H फ्री रेडिकल इससे जाकर जुड़ जाएगा, और Br फ्री रेडिकल है
वो बच जाएगा। ठीक है, अब देखो जो बी आर फ्री रेडिकल बचा है ये एल्कीन पे जाके अटैक करेगा, लेकिन देखो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा वहां भी क्या होमोलाइसिस से होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। मतलब देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो होमोलाइसिस हो गया, नहीं जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर डिवाइड होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब देखो यार दो पॉसिबिलिटी है, बी आर माइनस यहां जाके भी जुड़ सकता है और यहां जाके भी जुड़ सकता है। अब देखो यार ये बी आर माइनस यहां जाके जुड़ा, ठीक है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला, और बी आर माइनस, ठीक है, बी आर माइनस इस वाले फ्री रेडिकल से जाके जुड़ा, ठीक है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा ये। एक बार वापिस देखो, एल्कीन था इसका बॉन्ड 2 का, एक फ्री रेडिकल ये बना एक ये बना, अब बी आर माइनस इससे जाके जुड़ा तो प्रोडक्ट बन गया ये, और बी आर माइनस इससे जाके जुड़ा तो बन गया प्रोडक्ट ये। ठीक है, अब देखो यार ये जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना है वो ज्यादा स्टेबल होता है ना, प्राइमरी फ्री रेडिकल कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो देखो ये ज्यादा स्टेबल है ये कम स्टेबल है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, एच बी आर है इसका बॉन्ड ब्रेक होगा वापस से एच फ्री रेडिकल और बी आर फ्री रेडिकल में। ठीक है, अब देखो एच फ्री रेडिकल है वो इससे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और देखो यही मेजर बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ होगा क्या, देखो ये दो प्रोडक्ट बने, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है, तो देखो एच बी आर है इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, वो बन जाएंगे एच फ्री रेडिकल और बी आर फ्री रेडिकल। ठीक है, अब देखो एच फ्री रेडिकल यहाँ जाके जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा, और अगर यहाँ जाके जुड़े तो ये बन जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये देखो ये कम बनेगा क्योंकि ये कम स्टेबल है, और ये ज्यादा बनेगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा, क्योंकि देखो यार जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल है, तो ये मेजर बनेगा वो माइनर बनेगा। ठीक है, तो यार इस तरह से रिएक्शन होगी। लास्ट स्टेप में क्या हुआ एक बार आप ही बताता हूँ, देखो एच बी आर है ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एच फ्री रेडिकल बना और बी आर फ्री रेडिकल बना। अब देखो एच फ्री रेडिकल यहाँ भी जाके जुड़ सकता है यहाँ भी जाके जुड़ सकता है, देखो यहाँ जाके जुड़ेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर बनेगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ जाके जुड़ेगा, ठीक है, एच फ्री रेडिकल, तो ये प्रोडक्ट बनेगा माइनर बनेगा, तो और ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यार इस तरह से खत्म हुआ। और देखो यार एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पहले बता चुका हूँ, HCl और HI है इस रिएक्शन को नहीं देता है, जरूर याद रखना। ठीक है, देखो HCl और HI है, ठीक है, देखो HCl और HI जो है, ठीक है, ये पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। देखो ऐसा क्यों, देखो जो HCl है उसका बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, तो इसको तोड़ने के लिए हमको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे क्या होता है पूरी प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाती है ना। और HI का मसला है, देखो HI से अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा है ना आयोडीन का। अब देखो ये जो फ्री रेडिकल है बहुत ही अनस्टेबल होता है, ये क्या करता है ना, इस पे अटैक करने के बजाय वापस से I2 बना लेता है, इसलिए यार ये भी रिएक्शन नहीं देते हैं। तो यार यही लिखा हुआ है यहाँ पढ़ो तो आप, ये देखो जो HCl बॉन्ड है वो तो बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, और HI है ना, उसमें क्या बनेगा आयोडीन का फ्री रेडिकल बनेगा जो कंबाइंड कर लेगा वापस से आयोडीन से और I2 बना लेगा, बजाय कि वो ऐड हो किसमें डबल बॉन्ड में। ठीक है, अब देखो यार क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो हेक्सेन 1 ईन है इसकी रिएक्शन HBr से कराएं अगर एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड और प्रेजेंट ऑफ पेरोक्साइड से। ठीक है, देखो एब्सेंट है पेरोक्साइड की तो देखो सिंपल सा हो जाएगा, देखो HBr है बॉन्ड टूटेगा H प्लस और Br माइनस में। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल लगा दो यार, ये बॉन्ड ब्रेक करो। ठीक है, अब देखो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाके अटैच होगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहां जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा। ठीक है, इसका यूपीएससी नेम देख लेना यार क्या होगा, देखो यार यहाँ 1 2 यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 ब्रोमो हेक्सेन ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम पेरोक्साइड ले लें तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, यानी नेगेटिव जो रिएजेंट का जो है उसका नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यार यहां जाके जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक है, 1 ब्रोमो हेक्सेन। ठीक है, अब यार आगे चलते हैं, आगे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब देखो यार, देखो ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन अगर हम किससे कराएं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से, तो देखो यार क्या होता है, एसिड है तो क्या होगा H प्लस में और HSO4 में टूट जाएगा। ठीक है, अब देखो वही मार्कोनिकोव रूल लगा दो। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करो। ठीक है, H नेगेटिव पार्ट कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यही है ना। तो देखो यार एनसीईआरटी में भी ये H2SO4 है वो ब्रेक होगा H प्लस और
HSO4 माइनस में, तो माइनस वाला पार्ट कहाँ जाके जुड़ जाएगा, जहाँ क्या है हाइड्रोजन कम है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दो ही है, लेकिन यहाँ हम देखें तो वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। ठीक है, अब देखो यार अगली बात करते हैं एडिशन ऑफ वाटर की। बहुत ही आसान है यार, देखो एल्कीन है, इसकी रिएक्शन वाटर से कराएं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई एसिड की प्रेजेंस में कराएं। जैसे हम अगर कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लें, है ना, वो क्या देगा, H+ दे देगा। ठीक है, वाटर है उससे OH माइनस आ जाएगा। ठीक है, बात खत्म यार। ठीक है, देखो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ जाके जुड़ जाएगा बीच वाले कार्बन पे, H+ यहाँ जुड़ जाएगा और ये रिएक्शन हो जाएगी। बहुत आसान रिएक्शन है। ठीक है, तो यार इस तरह से यहाँ एल्कोहल बन जाएगा, OH माइनस जाके जुड़ गया तो, और ये मार्कोनी रूल को ही फॉलो करेगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब आगे चलते हैं यार, आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो है ऑक्सीडेशन। अब देखो एल्कीन का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, तो देखो रिएजेंट क्या लेंगे, रिएजेंट लिया जाएगा डाइल्यूटेड KMnO4। ठीक है, कोल्ड डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। ठीक है, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट है, उसका कोल्ड डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन लेंगे हम। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किससे, एल्कीन से। ठीक है, तो देखो यार डाइल्यूटेड है तो वाटर तो बहुत होगा यार, है ना, तो देखो रिएक्शन हम कराएं तो देखो ध्यान रखना करना क्या है यहाँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान रखना, है ना, अगर डाइल्यूटेड KMnO4 की रिएक्शन हम एल्कीन से कराएं, और इसको हम क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, डाइल्यूटेड KMnO4। ठीक है, या फिर कर दो कोल्ड डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। ठीक है, या फिर डाइल्यूटेड KMnO4 लिखे तो भी यही समझना बेयर्स रिएजेंट है। बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, किसी एल्कीन से। तो करना क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, और एक तरफ OH और एक तरफ OH लगा देना है। ठीक है, और इस तरह से क्या बन जाएगा यार, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना, यानी विसिनल ग्लाइकोल कह देंगे हम इसे ना। देखो यहाँ भी OH यहाँ भी OH है, तो ग्लाइकोल बन गया, यानी विसिनल ग्लाइकोल कह देंगे इसे। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ भी देखें, है ना, डाइल्यूटेड KMnO4 या बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन कराएं तो क्या होता है, यहाँ भी OH यहाँ भी OH लगा दो। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करो, OH लगा दो, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, देखो डाइल्यूटेड KMnO4 एक क्या करता है, माइल्ड ऑक्सीडेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडेटिंग एजेंट है। अब देखो हम आगे चलते हैं यार, आगे जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव एजेंट है। ठीक है, अब देखो यार हम डाइल्यूटेड KMnO4 की जगह एसिडिक KMnO4 ले लें, है ना, तो क्या होगा यार, ये होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव एजेंट। ठीक है, तो देखो यार हम इसकी रिएक्शन कराएं तो थोड़ा अलग से देखते हैं इसे, फिर हम NCERT पे चलेंगे। ठीक है, हमने अब क्या लिखा है, एसिडिक KMnO4। ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ठीक है, डाइल्यूटेड KMnO4 तो क्या था, माइल्ड ऑक्सीडेटिव एजेंट था, लेकिन क्या है एसिडिक KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव एजेंट है। तो यहाँ क्या करना है आपको, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करो और यहाँ लगा दो ऑक्सीजन, यहाँ भी लगा दो ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो हमने बॉन्ड ब्रेक किया सिंपली, यहाँ भी ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ भी ऑक्सीजन लगा दिया। अब देखो यार यहाँ तो क्या है, हाइड्रोजन बचा नहीं है, ये तो कीटोन बन गया, तो यहाँ तक ये रुक जाएगी रिएक्शन, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बचा है, वापस से ऑक्सीडेशन होगा इसका। ठीक है, एसिडिक KMnO4 है तो वापस से ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, देखो ये हाइड्रोजन है, यहाँ OH लग जाएगा और इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, एक बार वापस देखो एसिडिक KMnO4 की हमने रिएक्शन करा दी एल्कीन से, ये एक एल्कीन है, बॉन्ड ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड O लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दिया, डबल बॉन्ड O लगा दिया। अब देखिए तो कीटोन बनाया, हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑक्सीडेशन यहीं रुक गई, यही फाइनल प्रोडक्ट हुआ। लेकिन यहाँ क्या है, क्या बना है, एल्डिहाइड, है ना, हाइड्रोजन है, आगे और रिएक्शन चलेगी, आगे और ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ OH लग जाएगा। ठीक है, H है, यहाँ एक और ऑक्सीजन आ जाएगा और ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आगे एक और एग्जांपल देखें, यहाँ हम देखें, ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन और आगे चलेगी, यहाँ भी ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन आ जाएगा, यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो यार इसे वाले एग्जाम्पल पे अब चले तो देखो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तो कीटोन बन गया, ये तो यहाँ ही रुक जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या है, दो हाइड्रोजन है ना, अब देखो रिएक्शन चलेगी, ऑक्सीडेशन होगा, एक OH लग जाएगा और एक हाइड्रोजन बचेगी, वापस से रिएक्शन आगे चलेगी, यहाँ भी OH लग जाएगा,
एक ही कार्बन में दो OH अनस्टेबल होते हैं, तो होगा क्या, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और क्या बच जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड हो यानी CO2 बच जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। और देखो एक और बात, देखो KMnO4 है, उसका कलर होता है वॉयलेट कलर, ठीक है। तो यार जब ये रिएक्शन होती है यहाँ भी डिसअपियर हो जाता है कलर, तो इसको भी यूज किया जाता है एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। जैसे Br2 है उसको यूज किया जाता था, इस तरह से KMnO4 है, इसका भी क्या है, रंग डिसअपियर हो जाता है और इसे हम यूज करते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए, ठीक है। देखो यार ये इस तरह से यार एसिडिक KMnO4 से हम रिएक्शन कराएंगे तो इस तरह से कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या होगा, कीटोन बन जाएगा, कीटोन का आगे क्या है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये हम देख ही चुके CH2 का। यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर दो हाइड्रोजन है तो एक OH यहाँ एक OH यहाँ, दोनों अनस्टेबल है तो CO2 बन जाएगा लास्ट में, ठीक है। देखो KMnO4 है जिसका डीकलरेशन हो जाता है, जिसको यूज करते हैं हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए। तो हर एक लाइन हमने कवर कर ली है इसकी, ठीक है। अब यार हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं ओजोनोलाइसिस की, बहुत ही आसान है। देखो एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हम ओजोन से कराएं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट किसकी प्रेजेंस में, जिंक वाटर की प्रेजेंस में। देखो जिंक वाटर क्या करेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकेगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, देखो बॉन्ड ब्रेक करो, जैसे वहां किया था वैसे ही करना है अभी, है ना, यहाँ OH यहाँ OH, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अब आगे इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन क्योंकि जिंक वाटर है, ठीक है। देखो यहाँ भी देख सकते हो ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हम ओजोन से करा दें किसकी प्रेजेंस में, जिंक वाटर की प्रेजेंस में। तो होगा क्या, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ ऑक्सीजन लगा दो यहाँ ऑक्सीजन लगा दो और फाइनल प्रोडक्ट यही बन जाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा यहाँ, ठीक है। क्योंकि क्या है, जिंक वाटर है, फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकता है। यहाँ भी यही करना है, बॉन्ड ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है। तो यार इस तरह से यहाँ तो कीटोन बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब देखो 8th की बात करें, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो अगर एक चैप्टर था पॉलीमर, है ना, अब तो हटा दिया गया है, इसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ते थे ये सब, ठीक है। वो होता क्या है, देखो लार्ज नंबर में हम क्या ले लें, अगर कोई एल्कीन ले ले, जैसे यहाँ क्या है इथीन ले लें, है ना, हम लार्ज नंबर कोई एल्कीन ले, जैसे यहाँ है इथीन, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और कैटेलिस्ट ले लें तो बॉन्ड ब्रेक होगा और ये क्या आपस में जुड़ जाएगी। देखो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और पास वाली से जुड़ जाएगी, तो ऐसे पॉलीमर बनते जाएंगे, ठीक है, पॉलीमर बनते जाएंगे। ये होता है क्या, पॉलीमराइजेशन में, ठीक है। यहाँ भी यही लिखा हुआ है, यू आर द फैमिलियर विथ पॉलीथीन बैग एंड पॉलीथीन शीट। पॉलीथीन इज ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल एट द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। देखो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तब इथीन की रिएक्शन कराई जाएगी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये क्या है, ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे और पॉलीमर बना लेंगे, ठीक है। द लार्ज मॉलिक्यूल थस ऑब्टेन आर कॉल्ड पॉलीमर, ठीक है। और ये रिएक्शन हो जाएगी पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो यार इस तरह से रिएक्शन है, बहुत ही आसान, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से एल्कीन पे एक बेहतरीन वीडियो खत्म होती है, जिसमें एल्कीन की जितनी भी प्रिपरेशन मेथड थी और जितनी भी रिएक्शंस थी उनकी सबकी सब लाइन ने एनसीईआरटी की हमने कवर कर ली है। तो यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।